जिसके अप्रोक्सीमेटली कल हमने कोई 35 क्वेश्चन किए थे। आज उससे फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 है, college implies which control the overall maintenance of college along the college employees assisting the activities of the institution। मतलब कॉलेज के वो तमाम एम्प्लॉयज, ये भी 2022 का सवाल है जो हमारे लेक्चरर एजुकेशन के अंदर आया था। ये वो वाला सवाल है। क्या सिर्फ मैडम महविश गफार नहीं सुन रही कि सबको आवाज नहीं आ रही? प्लीज मैसेज कर दें। मैडम प्लीज आप जो है वो दोबारा इसको करें, दोबारा कनेक्ट करें। अच्छा, ये 2022 के अंदर हमारे पेपर के अंदर ये सवाल आया था। अच्छा, उसके अंदर ये था कि वो तमाम एम्प्लॉइज जो कॉलेज के अंदर, यानी हर हर इदारे के अंदर दो तरह के स्टाफ होता है। एक होता है टीचिंग और एक होता है नॉन टीचिंग। और उसके अंदर कहा गया कि एक तो वो तमाम एम्प्लॉइज जो एक कॉलेज के हैं, जो कॉलेज को मेंटेनेंस कर रहे हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज की एक्टिविटीज के अंदर, तो कौन लोग होंगे? तो इसे फैकल्टी स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। यानी वो कॉलेज के तमाम फैकल्टी को हम मोस्टली बोल रहे होते हैं। जो हमारा टीचिंग स्टाफ होता है उसको फैकल्टी बोल रहे होते हैं। मैनेजमेंट होता है जो एडमिन स्टाफ होता है, जो क्लर्क हो गए, प्रिंसिपल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं कॉलेज की, उसे हम मैनेजमेंट बोल रहे होते हैं। तो कॉलेज का तमाम जो वर्कर्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, उस सारे को हम स्टाफ बोल रहे होते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? एजुकेशनल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? जो एजुकेशन में मैनेजमेंट हमारे पास कौन सी होती है? जैसे सबसे पहले हमारा हेड मास्टर हो गया, फिर हमारे जो एईओ, डिप्टी डीओ, डीओ, सीओ वगैरह होते हैं। तो देखते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनका प्राइमरी गोल क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोलमेंट। देखिए, स्टूडेंट इनरोलमेंट स्कूल की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट अपर लेवल की है, उनका ये सोनली ओनली सिर्फ ये गोल नहीं है। अचीविंग हाई टेस्ट स्कोर, के बच्चे हाई टेस्ट स्कोर अचीव करें, ये गोल उस्ताद का तो हो सकता है, लेकिन ये मैनेजमेंट का गोल नहीं है। इन्हांसिंग टीचिंग एंड लर्निंग, के उस्ताद की सलाहियतों को बेहतर करना और उसकी उस्ताद की वजह से बच्चों की जो लर्निंग है, यानी जो सीखने सिखाने वाला अमल है, टीचिंग एंड लर्निंग से मुराद है सीखने सिखाने वाला जो अमल है, उसको इन्हांस करना। उस्ताद एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है उस्ताद को फैसिलिटेट करना, उस्ताद के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, ताकि वो दिल जमई के साथ, दिल लगी के साथ क्लास में पढ़ा सकें। रिड्यूसिंग स्कूल एक्सपेंसेस, ये कहीं ना कहीं होगा, लेकिन यहाँ ये एक्सपेंसेस को हम एजुकेशन के अंदर एक्सपेंसेस वाली बात को मिनिमम वेटेज दे रहे होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शुक्रिया जिन्होंने इसका आंसर बताया जी। What does SWOT analysis stand for in the context of educational management? स्वाट जो है वो क्या शो करता है, किस चीज का एब्रीवेशन है? ये एजुकेशन के अंदर टर्म बोली जाती है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली वीडियोस के अंदर इसको शामिल किया हुआ है, और इसको जो है वो जरूर करें। ये भी सवाल पेपर के अंदर, हर चौथे एजुकेशन के पेपर के अंदर ये बात रिपीट हो जाती है कि स्वाट क्या है, या इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि स्वाट को थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या है। तो स्वाट होता है कोई भी शख्स, जो चाहे टीचर हो, फैकल्टी, नॉन टीचिंग, टीचिंग, तमाम लोग जो किसी भी इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, उसे फैकल्टी बोल रहे होते हैं। अच्छा, स्वाट जो है, हमारी एक टीचर की क्या उसे पता होना चाहिए, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, मेरी वीकनेस कौन सी हैं, कहाँ मेरे पर जलते हैं, किन चीज़ों के बारे में मैं कम अवेयर हूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे पास, और मुस्तकबिल में कौन सी हो सकती हैं, कौन सी राहें मेरे लिए खुली हैं, और कौन से थ्रेट्स हैं जो जिनका मुझे नियर फ्यूचर जो है वो सामना करना पड़ सकता है और मुझे करंटली है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये प्रॉपर एक थ्योरी है, और प्रॉपर हर टीचर को इस चीज का पता होना चाहिए, और अपना भी अपना जो है वो स्पेशली पता होना चाहिए। Which of the following is the most important factor in educational management? कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर? ह्यूमन रिसोर्स, क्या सबसे ज्यादा अहम चीज एजुकेशन के अंदर इंसान है? क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पैसा है? क्या मटेरियल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं?
जी देखें, देखिए सबसे सबसे अहमियत वाली जो चीज है वो इंसान है। इंसान शऊर रखता है, और इस शऊर रखने की बुनियाद पे इनको हांका नहीं जा सकता। इनको आप भेड़ बकरियां समझ के इनको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। हर इंसान एक अलग तरीके से सोचता है, और उसका सोचने का एक मयार मुख्तलिफ है, तो इसको डील करना भी मुख्तलिफ है। यानी अगर एक कंपनी है, आप सबको कहें जी कि आपको एक्स्ट्रा काम करेंगे तो 1000 रुपए देंगे, कुछ लोग 1000 पे भी काम नहीं करेंगे। आप 10,000 एक्स्ट्रा कर दे, वो 10,000 पे काम नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए होती है कि हमें हमें इस कंपनी का हिस्सा समझा जाए, हमारे साथ मोहब्बत की जाए। कुछ को पैसा चाहिए होता है, कुछ अपने काम से काम करना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर कंफर्ट फील करते हैं, कुछ को लेजर फेयर स्टाइल अच्छा लगता है, ऐसी मैनेजमेंट अच्छी लगती है लेजर फेयर हो। यानी हर इंसान मुख्तलिफ है। सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एजुकेशन में या कहीं भी, वो ह्यूमन होता है। इंसान को मैनेज करना, इंसान को समझना, वो सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इससे पहले भी नॉट वाले जो सवाल आते हैं वो मोस्टली मुझसे मैं गलत कर बैठता हूँ, नॉट को हम फोकस नहीं करते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। कौन सी ऐसी है जो एजुकेशन के अंदर उस लीडरशिप की टर्म को हम यूज नहीं करते। यानी कौन सी ऐसी टर्म है दिए गए ऑप्शन में। अथॉरिटेरियन वो होता है कि जिसके अंदर बॉस कहता है बॉस इज ऑलवेज राइट, और बॉस जो है जो फैसला कर ले, हेड मास्टर प्रिंसिपल जो फैसला कर ले, जो जो नीचे मतहत हैं काम करने वाले, उनकी उसके ऊपर बोलने की कोई हक नहीं रखते, कोई मशवरा देने का हक नहीं रखते, उनकी बात नहीं सुनी जाती। डेमोक्रेटिक के अंदर हर इम्प्लाइज का हक है कि वो बात कर सके, वो अपनी ओपिनियन राय दे सके। लेजिस्लेचर होता है जिसके अंदर एक दफा काम में लगा दिया है, फिर वो कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी, इंट्रोवर्जन होगी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक ऐसी विजनरी लीडरशिप होती है जो कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को तैयार करती है। ये लीडरशिप की एक थ्योरी है। और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, ये लीडरशिप थ्योरी जो है, इनको एजुकेशन के कंटेक्स्ट में हम नहीं देखते। हम एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सिर्फ 3 देख रहे होते हैं, बल्कि 4 देख रहे होते हैं। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, इन 4 को हम एजुकेशनल कंटेक्स्ट के अंदर देख रहे होते हैं। बाकी थ्योरीज को हम एजुकेशनल कंटेक्स्ट के अंदर नहीं देखते। तो ट्रांसफॉर्मेशनल है तो लीडरशिप की टाइप, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल, लेकिन इसका एजुकेशन के अंदर जो है वो किरदार नहीं है। एजुकेशन की ये थ्योरी एजुकेशन के लिए नहीं है। ठीक है। which management theorist is known फॉर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब यहाँ से साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी है वही पूछना चाह रहा है। ये कौन सा थ्योरिस्ट है जो मशहूर है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हाँ जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है जी, फ्रेडरिक टेलर ने दी है। ठीक है। जो है ना दूसरी हेनरी फायल ने, वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है मैडम, आप द शहीन साहबा, ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये फ्रेडरिक टेलर की है, और हेनरी फायल ने जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी दी है। ओके। और मॉडर्न भी थ्योरी इसको बोलते हैं। और जरा मुझे एक और बताइए, ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसका कोई और नाम बताइए जरा, इसका और नाम कौन सा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कोई और नाम बताइएगा जी। जबरदस्त, ये भी पुरानी है। और ये क्लासिकल जो है वो क्लासिकल थ्योरी जो है ना, और इन सारी ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं कुछ जो इसके अंदर क्लासिकल के अंदर आ जाती हैं, कि जो उस टाइम के जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो जो थ्योरीज इवाल्व की, जो इस इंसानों से काम लेने को जानते हैं, तो वो इनको क्लासिकल के अंदर भी हम काउंट कर लेते हैं। टेलरिज्म तो उसके नाम से है, पता चल जाता है कि टेलर ने ये थ्योरी दी हुई है। अच्छा, इसको मैं कर दूं, बोल्ड कर दूं जी। Which management theory emphasizes the importance of aligning and assign organization structure with its strategy। कौन सी थ्योरी है विच मैनेजमेंट थ्योरी। ये बहुत जो है ना वो है तंग करने वाला सवाल है, और ये आपको शायद तंग ना करे, मुझे तंग करता है। मैनेजमेंट के अंदर ना एक टॉपिक है जो मुझे भूल जाता है। एक टॉपिक है मैनेजमेंट के अंदर जो मुझे भूल जाता है, वो यही है कि सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी और कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, ये दो मुझे ना भूल जाते हैं, सिचुएशनल
और कंटिजेंसी। क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्टेटमेंट इनकी इतनी एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिगुअस होती है कि समझ नहीं आती। बहरहाल मैं आपको इसका तुक्का बता दूंगा। वह साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को एक नेम की बुनियाद पे दिया गया है। अच्छा जी, हाँ जी, कौन इसका आंसर बताएगा? मर्द मुजाहिद। देखिए, विच मैनेजमेंट थ्योरी एम्फसाइजेस, कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी है जो जोर देती है इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसे अलाइन करें जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है, यानी जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका है वैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाया जाए। जी जबरदस्त। सिस्टम की बात हो रही है ना, सिस्टम बनाना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह उसका सिस्टम, जैसे उसका स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा जाए किया जाए जैसे उसकी स्ट्रेटेजी है। अच्छा जी, the Hawthorne studies, which contributed to the understanding of human relation in the workplace, were conducted at which company? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो कि एल्टन मायो ने दी थी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी? एल्टन मायो ने दी थी। और उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट को हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लास्ट का आंसर जो है वो सिस्टम थ्योरी मैंने लगाया है, इसको थोड़ी सी मुझे मजीद वेरिफिकेशन की जरूरत है कि इसका आंसर मेरे नजदीक थोड़ा सा जो एक और भी बन सकता है, अगर कंटिजेंसी देखें वो समहाउ इससे रिलेट करती है, लेकिन बहरहाल मैंने इसको किया है कि सिस्टम भी रिलेट करती है, कंटिजेंसी भी। इन दोनों के मैं फर्क को देखूंगा, अगर सिस्टम ना हुआ तो कंटिजेंसी होगा, तो फिर मैं इसकी इलाबोरेशन जो मेरे जहन के अंदर इसका माइंड में आ रहा है वो कंटिजेंसी आ रहा है। क्लासिकल ये मैनेजमेंट की थ्योरी शायद स्टार्ट हुई थी उस एरिया के अंदर ना, तो एक पुरानी यानी क्लासिकल एक पुरानी टर्म ऐसे है कि लोगों से काम कैसे लेना है। एग्जैक्ट मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। अच्छा जी, एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी, और उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें 4 तरह के एक्सपेरिमेंट थे, और उसमें देखना चाहता था कि क्या लोगों को जो है वो अच्छी फैसिलिटीज दी जाएं तो अच्छा काम करते हैं, यानी क्या लाइटनिंग अच्छी की जाए तो काम अच्छा होगा, शोर कम किया क्या जाए तो काम अच्छा होगा, या लोगों के साथ मोहब्बत रखी जाए वर्कर के साथ तो तब काम अच्छा करेंगे। तो इस थ्योरी उसके ऊपर बेस करती है। और ये वाली उन्होंने कुछ जो है एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी उसके अंदर इसको किया था। जरा बताइए कौन सी इलेक्ट्रिक कंपनी है इनके अंदर, कौन सा आंसर होगा इसका? जी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, जी बिल्कुल यही है। ये कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, यानी जो एक्सपेरिमेंट हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट मशीनों के ऊपर किए गए थे, फैक्ट्री के अंदर किए गए थे, तो जो कौन सी कंपनी थी वो यही वेस्टर्न इलेक्ट्रिक थी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। Who introduced the concept of management function that include planning, organizing, commanding, coordinating, controlling? PO ट्रिपल सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइज, PO ट्रिपल सी की बात किसने की थी जी बताइए? जी शुक्रिया, ठीक है। जो PO ट्रिपल सी है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग, इसका कंसेप्ट हेनरी फॉयल ने दिया था। ठीक है, इसका कंसेप्ट हेनरी फॉयल ने दिया था। अच्छा जी, which management theory focuses on the idea that an organization is complex, interconnected system that should be viewed holistically? यानी कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस सिस्टम की बुनियाद पे देखें, और सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर हर चीज स्टेप बाय स्टेप, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, और वो सारी चीजें जब कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर एक होलिस्टिक एक ओवरऑल एक सिस्टम की सूरत बन जाती है। यानी छोटी छोटी चीजें मिलके आपस में इंटरकनेक्ट होके एक सिस्टम बनाती हैं,
और वो सिस्टम हम उसको होलिस्टिकली ओवरऑल देख रहे होते हैं। यानी आपके सामने जैसे एक कॉलेज का इमेज है कि फलां कॉलेज अच्छा है, फलां कॉलेज बुरा है, अब उसको जो है ना आपने होलिस्टिकली देखा है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर सिस्टम है, स्टूडेंट्स हैं, किस रेंज के स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, क्लास 4 है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे मिलके सब ने उस इदारे को कामयाब किया है, तो सारी चीजें इंटरकनेक्ट हैं, तो वो इदारा कामयाब है। तो वो इदारा सिर्फ एक जो है वो होलिस्टिकली हम देख रहे होते हैं, लेकिन एक होलिस्टिकली को एक यूनिट नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ यूनिट कंबाइन होकर एक इदारा बनते हैं। तो सिस्टम थ्योरी इसको बोलते हैं। Which theory of management emphasizes the importance of human motivation and needs? कौन सी थ्योरी है जिसके अंदर इंसानों को मोटिवेट किया जाता है और उनकी नीड का ख्याल रखा जाता है? यानी जो इंसानों की नीड का ख्याल रखती हैं, उनकी मोटिवेशन का ख्याल रखती हैं, इसका मतलब है कि इंसानों की परवाह करती है, तो वो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी है। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा। बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी जो लोगों के बिहेवियर को देखती है, उनके मूड्स को देखती है, उनके नीड्स और मोटिवेशन को देख के फिर काम करती है, तो ये वाली जो है वो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी है। Which theory of management suggests that there is no one best way to manage? कोई एक वाहिद तरीका नहीं है मैनेजमेंट करने का, यानी किसी आप एक तरीके से, एक वाहिद तरीके से कंपनी को नहीं चला सकते। एंड दैट द बेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। आपकी वो आपकी अप्रोच आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यानी देखिए, आप कहें कि मैं डेमोक्रेटिक लीडर हूं, तो भाई आपके डेमोक्रेटिक लीडर होना आपकी सक्सेसफुल की गारंटी नहीं है। ये तो हमें वो देखना है कि जिस जहां पे हमने मैनेजमेंट करनी है, वहां लोग डेमोक्रेटिक के साथ चलना अच्छा समझते हैं, लेजर फेयर या दूसरा अथॉरिटेरियन। ठीक है, तो इस वजह से करके यानी कोई बेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती, कोई बेस्ट अप्रोच नहीं होती, बल्कि हमें सिचुएशन देखनी होती है कि हर सिचुएशन के अंदर, तो ये कंटिंजेंसी लीडरशिप होती है। कंटिंजेंसी लीडरशिप क्या कहती है? वो कहती है कि सिचुएशन को बदल लो अपने लीडरशिप स्टाइल के तहत। ठीक है, यानी अपने लीडरशिप स्टाइल को बदल लो सिचुएशन के यानी मैं डेमोक्रेटिक हूं, सिचुएशन में लोग अथॉरिटेरियन के साथ ज्यादा अच्छा चलते हैं, तो मैं जो है वह अथॉरिटेरियन बन जाऊंगा। यानी आप वो तरीका अडॉप्ट करें अपनी लीडरशिप का, जो आप वहां पे जो है वो करते हैं। बदलिए, कंटिंजेंसी और दूसरी कौन सी है? सिचुएशनल लीडरशिप। इन दोनों के अंदर ना कंफ्यूजन रहती है, कहीं डाटा कुछ है, कहीं कुछ है। आपको सिर्फ इतना कहूंगा, जब सवाल आए पेपर के अंदर और उसके अंदर या लीडरशिप के स्टाइल को सिचुएशन का कीवर्ड आए ना, तो आपने उम्मीद है दोनों दोनों पॉइंट्स इकट्ठे नहीं आएंगे। कंटिंजेंसी, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे कंटिंजेंसी का दूसरा नाम सिचुएशनली कहा जाता है। ठीक है, मेरे मोबाइल में अभी भी 8-10 वीडियोस इसकी डाउनलोड हुई हुई हैं, इस कंटिंजेंसी और सिचुएशनल लीडरशिप की, जिनको मैंने सुना और मुझे मुझे सबको सुन के समझ नहीं आई। ठीक है, मतलब ये मेरी कमजोरी समझे कि मुझे इस लीडरशिप, क्योंकि इसका कंसेप्ट कहीं एक बंदा और बताता है, अगला और बताता है, लेकिन जो मैंने इसका थीसिस जो समराइज मैं करता हूं वो ये है कि जिस सवाल जहां पे आपको ये बात कहे कि आप अपने लीडरशिप स्टाइल को बदलें सिचुएशन को देखते हुए, या सिचुएशन को बदलें अपने लीडरशिप स्टाइल को देखते हुए। यानी कहीं पे लोग कहता एक लीडर जाता है, वो कहता है मैं डेमोक्रेटिक ही रहूंगा, आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। और कहीं लीडर जाता है तो देखता है कि वहां डेमोक्रेटिक लोग पसंद करते हैं, मैं अथॉरिटेटिव हूं, तो चलो जी मैं अपने स्टाइल को चेंज करके डेमोक्रेटिक कर लेता हूं। यानी सिचुएशन को बदलना, चाहे इंप्लाइज के एंड पे करे, चाहे अपने एंड पे करे, यानी अपनी चाहे अपनी अप्रोच को मुख्तलिफ करे, चाहे इंप्लाइज की अप्रोच को मुख्तलिफ करे, तो ये कंटिंजेंसी या सिचुएशनल लीडरशिप होता है। बात की समझ आई? जेन में रख लेंगे ये इस बात को कि कंटिंजेंसी और सिचुएशनल आए तो हमें कौन सा कीवर्ड देखना है। ठीक है, सिचुएशन की जहां बात होगी ना, सिचुएशन तब्दील करने की बात, जहां लीडरशिप स्टाइल को तब्दील करने की बात सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसी सूरत में आप कंटिंजेंसी या सिचुएशन की तरफ आएंगे। ये दोनों कंटिंजेंसी से सिचुएशन कहीं पे एक ही मीनिंग होता है, कहीं इनका समाल सा इनके अंदर डिफरेंसेस, कोई कहता है सिचुएशन बदले और कोई कहता है लीडरशिप स्टाइल बदले। अच्छा जी, which theory of management suggests that managers should use a variety of leadership styles depends on the situation and the needs of their term?
नीड ऑफ देयर टाइम, कि अपने स्टाइल को बदल लें लोगों की जो है वो नीड को देखते हुए। बात वही है कि आपने क्या बदलना है, अपने स्टाइल को बदलना है लोगों की नीड को। लोग डेमोक्रेटिक पसंद करते हैं, आप लेजिस्फेयर हैं तो डेमोक्रेटिक बन जाइए। आप अथॉरिटेरियन हैं क्योंकि उस कंपनी के साथ चलना है तो आपको डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा। तो ये वाली सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है which leadership style involve giving employees significant autonomy and decision making authority। कौन सी है लीडरशिप स्टाइल जो लोगों को आजादी देती है, ऑटोनॉमी। भाई जो तेरा दिल करता है तू कर ले। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि तू अपनी मर्जी करने में आजाद है। एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और फैसला करने में भी तू आजाद है। बी नहीं होगा मैडम वकारुन्निसा साहिबा। देखें यहाँ बात हो रही है गिविंग एम्प्लॉय सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, आप आजादी दे रहे हैं। आजादी कहाँ पे, और फैसला भी तूने खुद करना है, आजादी भी है, अथॉरिटी भी तेरी है, मैं तुझे नहीं पूछूंगा। तो ये लेजेस फेयर होता है। ऑटोक्रेटिक के तो कोई आजादी नहीं होती, जिन्होंने ए लगाया है मैडम सिद्रा जहरा साहिबा। ऑटोक्रेटिक में तो कोई आजादी होती नहीं है। ऑटोक्रेटिक में तो वन मैन शो होता है, एक ही बंदा सारा कुछ चला रहा होता है। ठीक है, जैसे पूरा मुल्क एक ही बंदा हमारा चला रहा है, तो वो उसके माइंड के अंदर जो आता है वो कर गुजरता है। उससे नहीं परवाह कि 25 करोड़ लोग क्या सोचेंगे, बस उसके जहन के अंदर जो आता है वो कर गुजरता है। ठीक है, और उसको दूसरी तरफ से भी ऐसा ही खड़ूस बंदा मिला हुआ है जो परवाह नहीं करता, वो भी उसके भी जो दिल में आता है वो भी कर गुजरता है। तो ये बात जो है वो उसी, ये तो ऑटोक्रेटिक लोग होते हैं ये वाले। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विजनरी होती है, सबको साथ लेके चलती है। लेजिस्फेयर कहते हैं यार तुझे आजादी है, तू अपने फैसले खुद कर, बस काम होना चाहिए। ठीक है, ये लेजिस्फेयर होती है। तो ये लेजिस्फेयर होगी। अभी भी कंफ्यूज है मैडम आबदा शहीन साहबा, मैं बात कर रहा हूं कि देखें अटोनोमी दे रहे हैं, किसी को आप आजादी दे रहे हैं। ठीक है, आजादी देने से मुराद ये होता है कि वो बंदा अपने फैसले खुद करे। अटोनोमी दे रहे हैं ना। मैंने तो कोई बात ही कोई नहीं की, मैं तो यहाँ ये वाली तो खैर अगेंस्ट नहीं, मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर जाता हूँ। खुदा महफूज रखे इन लोगों से। मेरी क्या औकात है, उनकी अपनी औकात कोई नहीं है, और हमारी क्या औकात है जी। खैर जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही, वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है जो गिव एंड टेक, जो पनिशमेंट और रिवार्ड की बुनियाद पे किसी को इंस्पायर करते हैं। भाई अच्छा काम करो पैसे मिलेंगे, भाई काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगी। जो इस तरह के विजन के साथ, और जो क्विकली थोड़े काम के लिए आते हैं, यानी कि ये काम करना है उसके लिए वो कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, वो उसको हम जो है वो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कह रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबे अरसे के लिए जब हम अब अपने उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लेजिस फेयर ये बनता है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप प्राइमरली फोकसेस ऑन ट्रांजिशनल लीडरशिप इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोअर्स। नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशनल की बात है कि इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। एक्सचेंज रिवार्ड फॉर परफॉर्मेंस, भाई काम अच्छा करोगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, डिवेलप लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन ट्रांसफॉर्मेशनल वालों को होता है, ये शॉर्ट टर्म विजनरी होते हैं ट्रांजैक्शनल वाले। इमोशनल इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मेशनल वाले इमोशनल होते हैं, ये नहीं होते। तो जी बिल्कुल ये एक्सचेंज रिवार्ड फॉर परफॉर्मेंस होता है। ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट, चल ट्रांजैक्शन पैसे से ले लें। चलें ठीक है, ये वाला ये ऐसे। अच्छा जी, सिचुएशनल लीडरशिप सुजेस्ट दैट द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन। सिचुएशनल लीडरशिप के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा लीडरशिप का स्टाइल कौन सा होता है? द लीडर्स पर्सनल परफॉर्मेंस, जो लीडर अपनी मर्जी करता है, यानी सिचुएशनल लीडरशिप वही अच्छा होगा जो उसकी अपनी प्रेफरेंस को देख रहा होगा। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो लीडर जो ऑर्गेनाइजेशन के साइज की बात करेगा। द स्पेसिफिक सिचुएशन आर द मेच्योरिटी ऑफ द फॉलोअर, कि वो जो सिचुएशन को देखेगा और अपने फॉलोअर्स को देखेगा, फिर उसके बाद फैसला करेगा कि मेरा लीडरशिप स्टाइल कौन सा होगा। तो ये वाला जी बिल्कुल सी ही है। ठीक है,
सी ही है। कि देखिए जहां पे बात आ रही है सिचुएशनल की बात हो ना, सिचुएशनल कंटिजेंसी की, तो आपने देखना है कि क्या जिस जवाब के अंदर सिचुएशन आ रही होगी ना वो जवाब ठीक होगा। जहां कुछ बदलने की सिचुएशन या लोगों को बदलना है, खुद को बदलना है, ऐसी बात की जा रही होगी, आपने उस पॉइंट को देखना है। नेक्स्ट है अ स्कूल टाइम टेबल इज प्राइमरली यूज फॉर। स्कूल का जो टाइम टेबल है वो आप किस लिए यूज करते हैं? असाइनिंग स्टूडेंट सीटिंग इन क्लासरूम। भाई टाइम टेबल होगा तो बच्चों को सीट मिलेगी, उनको सीट का पता चलेगा। ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टाइम टेबल होगा तो हम जो है ना वो ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अरेंज करेंगे। प्लानिंग द डेली शेड्यूल ऑफ क्लास, कि डेली बेसिस पे क्लासों को किस तरतीब से लेना है। या डिटरमाइनिंग टीचर सैलरीज, जी बड़ा आसान सवाल है, डिस्ट्रैक्टर बड़े ही कमजोर हैं, तो ये वाला प्लानिंग द डेली शेड्यूल ऑफ क्लासेस, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरवाइजरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कौन सा शख्स इनमें से है? इन चार होते हैं, हेडमास्टर, डीओ, सीओ, एसी, इन चारों में से कौन सा शख्स है जो सुपरवाइजरी का किरदार अदा कर रहा होता है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सुपरवाइजर बेसिकली वो होता है जो हमें गाइड करता है, जो हमारी गलतियों को हम हमारी गलतियों में हमारी कुरेक्शन कर रहा होता है, हमें नसीहत कर रहा होता है, हमें समझा, हमारा बॉस भी होता है, हमें समझाता भी है, हमारा बॉस भी होता है और हमें समझाता भी है, वो होता है ये हेडमास्टर। इसका ठीक आंसर है मैडम शाह साहबा, वो ठीक नहीं है। देखिए ये जो है ना डीओ, अब आपके स्कूल में डीओ आए तो डीओ जो है ना वो तो आएगा खड़ूस बन के, वो तो आएगा अगर आप वहां पे छुट्टी पे हैं, अगर आपने वहां पे ठीक नहीं पढ़ा रहे। वो हमारा इससे पहले एक डिप्टी डीओ था, तो वो स्कूल में विजिट करता ना, जब हमारा टाइम था, मतलब जब मैं स्कूल में होता था, तो वो क्या करता था, वो जैसे घर बाद में दफ्तर में जाके नोटिफिकेशन वो निकाल देता था, शो काज के आई विजिट द स्कूल, मैंने स्कूल में गया तो वहां पे लोग माल्टे छील के खा रहे थे, प्रॉपर ये सेंटेंस लिखे होते थे। जो है वो स्टूडेंट जो है वो पानी दे रहे थे पौधों को, इस तरह की बातें, और उसके ऊपर शो कहा तो 70 किलोमीटर दूर स्कूल उस्तादों को बुला के जलील किया जाता था। खैर बहरहाल वो ये जो होते हैं ना डिप्टी डीओ, सीओ, एसी, ये सारे लोग होते हैं हमारे ऊपर इंस्पेक्शन करने वाले, चाहे हमारे इदारे के भी होते हैं। ये पूरे अफसर बने होते हैं, ये हमें समझाने के लिए नहीं आते, हमारी कुत्ते वाली करने के लिए आते हैं। ओके। और जिनको ये जानते होते हैं ना, जिन उस्तादों को, उन स्कूलों में जाते ही कोई नहीं है, उत्थे अपना बंदा बैठा है, उत्थे कोई फायदा ही कोई नहीं जानता। अच्छा, विच इज हाईएस्ट लेवल स्किल फ्रॉम द बिलो। इन तीन स्किल्स जो दी गई हैं, मैंने आपको लीडरशिप की तीन स्किल्स बताई थी, तीन स्किल पढ़ाई थी, कंसेप्चुअल लीडरशिप स्किल, टेक्निकल लीडरशिप स्किल और ह्यूमन लीडरशिप स्किल। सबसे वीकेस्ट जो होती है वो टेक्निकल होती है, उससे आला ह्यूमन स्किल होती है, उससे आला कंसेप्चुअल स्किल होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्किल है कंसेप्चुअल, एक ऐसी लीडरशिप सलाहियत होती है जो बंदा टेक्निकल काम भी जानता है, यानी मेरा लीडर ऐसा है जिसे टेक्निकली भी स्ट्रांग है और ह्यूमन रिलेशन बनाने में, लोगों को समझने में भी स्ट्रांग है, हर चीज का प्रॉपर एनालिसिस करता है, हर चीजों को। जी डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एसी असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, खैर बहरहाल कंसेप्चुअल स्किल वो होती है जो हमारे पास हर तरह के काम जानती है, टेक्निकल काम भी जानती है, नहीं कि जैसे अगर स्कूल में देखें उसे लेसन प्लानिंग बनाना भी आती है, टाइम टेबल बनाना भी आता है, रजिस्टर को मेंटेन करना भी आता है, क्लरिकल काम भी कर सकता है, क्लासों को संभाल भी सकता है, क्लास को मैनेज करना भी उसे आता है। और उसके अलावा लोगों के साथ ह्यूमन स्किल, हर वो शख्स जिसकी लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने आते हैं, लोगों को डील करना, लोगों को अपना बनाना, नए एडमिशन कन्वर्ट करना, लोगों के दरमियान एक अच्छा रिलेशन इदारे के मुतालिक कायम करना, ह्यूमन स्किल हो गया। और कंसेप्चुअल जिसके अंदर दोनों की पिछली स्किल्स भी हैं और साथ के अंदर वो एक बड़ी एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है, बड़ी एक हर लिहाज से टेक्निकली भी, कंसेप्ट ह्यूमन भी, और एक जो है वो आला पाए की मॉडर्न पर्सनैलिटी होती है, तो इसे हम कंसेप्चुअल स्किल कह रहे होते हैं। ठीक है, समझ आई बात की? अच्छा जी, विच व्हेन लॉस्ट लास्ट टाइम लीव रूल रिवाइव्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त जो लीव रूल चल रहे हैं, ये कब के चल रहे हैं, किस साल के चल रहे हैं?
पेडागोजी का मतलब जो है वो है टीचिंग मेथड, एक किस्म का पढ़ा बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन पेडागोजी आज की दुनिया के अंदर एक पूरी साइंस मानी जाती है, एक अलग से दुनिया मानी जाती है, एक अलग से दुनिया मानी जाती है, एक पूरी साइंस है कि जिसकी बुनियाद पे कि बच्चा एक छोटी सी चीज नहीं है, उसको साइकोलॉजिकली समझना ये एक बड़ी साइंस है। तो पेडागोजी अब एक बड़ी दुनिया इख्तियार कर गई है। जी, हमारे पास जो इस वक्त करंटली लीव रूल चल रहे हैं, ये लास्ट टाइम आखिरी दफा रिवाइज हुए थे 1981 के अंदर। कब हुए थे? 1981 के अंदर वो चल रहे हैं, 1981 रट्टा लगा लें आप इसका। विच लीव आर काउंट्स इन लीव इनकैशमेंट, कौन सी लीव लीव इनकैशमेंट के अंदर काउंट होती हैं? पहले जरा कोई बताएगा लीव इनकैशमेंट का, किसी को पता है? सिर्फ यस नो के में बता दें जिनको पता है। गवर्नमेंट को तो पता होगा, मुलाजमों को तो पता होगा, टीचर्स को गए तो एहतजाज भी करते रहे हैं। जी, दो बंदों ने बताया है कि इनको पता है। कोई जो जॉब होल्डर ना हो और उसको लीव इनकैशमेंट का पता हो, जो जॉब होल्डर नहीं है। चलें ठीक है, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है लीव इनकैशमेंट का पता है। बेसिकली देखें, हमारी एक महीने के अंदर, अच्छा चलें आपने मुझे बताना है क्योंकि मेरा इस तरह लीव इनकैशमेंट से कोई डायरेक्टली वाह नहीं है। और जब इस तरह के कोई रोले होते हैं ना, पेंशन की बुनियाद पे बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, ये जारी बात है, बात करते हैं जो 50-55 साल के बाबे होते हैं ना हमारे कॉलेजों में स्कूलों में, वो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो मैं चुप करके उठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ अभी मैं हूँ 31 साल का, और मैंने 29 साल अभी देखे कोई नहीं है, पता नहीं कल को क्या होगा, तो ये हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इस खाते में नहीं पड़ता, तो मैं बात को सुनता भी कोई नहीं हूँ। तो अब आपने मुझे बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी समझ में है इसका, तो आपने बताना है कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। लीव इनकैशमेंट हमारी हर साल के अंदर हमारे पास 12 छुट्टियां हैं, और वो 12 छुट्टियां वो अर्नड लीव है, वो हमारी काजुअल लीव के अलावा है। यानी काजुअल लीव हम महीने में 2 लेते हैं, इत्तफाकी छुट्टी इत्तफाकिया हम अपने हेडमास्टर को कहता है, वो हमें रुखसत कर देता है। लीव इनकैशमेंट जो है वो महीने की 1 है, साल की 12 है। और इस तरह 1 साल की 12, अगर 30 साल सर्विस करते हैं कहीं जाके, पता नहीं 25 से 30 साल, तो ये जाके कहीं 365 बन जाती हैं। यानी एस्टिमेटेड है कि हमारी 1 साल की छुट्टी जो है, अगर हमने अर्नड लीव हर महीने एक नहीं ली, साल की 12 नहीं ली, तो ये वाली इकट्ठी हो के हमारी को 365 बन गई। इस जो छुट्टियां होती है ना, इनके गवर्नमेंट हमें पैसे देती है, इन छुट्टियों के गवर्नमेंट हमें पैसे देती है। अगर हम छुट्टियां लेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर छुट्टी नहीं लेंगे तो उसकी बुनियाद पे हमें उस उन दिनों की तनख्वाह के पैसे मिलते हैं। पहले यूं हुआ करता था कि जो फॉर एग्जांपल मैंने 365 दिन की छुट्टी की, और 365 दिन की मतलब मेरे इस तरह, सॉरी, 365 दिन मेरे बन गए, रिटायरमेंट में करीब हुआ, तो आखिरी साल मुझे उन 365 एक साल पूरे की तनख्वाह मिलती थी। यानी मैं 70-60 साल की एज का हूँ, 60 साल की उम्र में फॉर एग्जाम्पल उस वक्त मैं तनख्वाह ले रहा हूँ 3.5 लाख रुपए एक महीने की, और 12 महीनों की 3.5 लाख ज़रब 12 करके वो मुझे उसके पैसे मिल जाया करते थे। अच्छा, अब जो है, अब क्या है, अब उन्होंने जो लीव इनकैशमेंट के एहतजाज हो रहे थे, ये था कि हम उनको लीव इनकैश, हम जो पैसा अब देंगे वो उनकी बेसिक, जैसे पहले दिन में भर्ती हुआ मेरी स्टार्टिंग सैलरी 65,000 थी, और मेरी बेसिक सैलरी उस वक्त जो थी वो 45,000 थी जब मैं 2022 में भर्ती हुआ था। तो अब वो 22,000 जो 45,000 जो मेरी है, वो कहते हैं कि अब हम उसको बेसिक पे के हिसाब से पैसे देंगे। अब बेसिक पे स्टार्टिंग यानी 2022 में ये है, 2053 में मैंने रिटायर होना है, 2053 में मेरी बेसिक पे होगी फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख होगी या 2 लाख होगी। अब अगर 2 लाख के हिसाब से मेरे 365 दिन के पैसे बनाए तो बहुत ज्यादा बनते हैं, और अगर 45,000 से बनाए तो बहुत कम बनते हैं। तो लोगों का एहतजाज ये था, गवर्नमेंट ने कहा कि हम बेसिक पे देंगे, और इस वजह से लोगों का एहतजाज था। लोगों के 30-30 लाख जहां बनते थे, उनके 6-6 लाख, 8-8, 10-10 लाख बने हैं, तो यानी उनके काफी नुकसान हुआ है। तो ये लीव इनकैशमेंट है। बात की समझ आ गई सबको? ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट के अंदर कौन सी लीव काउंट होती है, अब जवाब बता दें। जी, बेसिक पे देंगे जी, बताएं। शाबाश हमायूं साहब, जियाउल्लाह साहब, शुक्रिया। जी, सबको समझ आ गई है कि अर्नड लीव जो 12 इकट्ठी होती उसी की बुनियाद पे हमें लीव इनकैशमेंट मिलती है। ठीक है, और अब उन्होंने ये कहा है कि आपको 4 महीने पहले
4 महीने पहले बताना जरूरी है। ये रूल में है तो चलो पता होना चाहिए कि 4 महीने पहले आपको बताना जरूरी है कि आपने वो 365 दिन की छुट्टी लेनी है या 365 दिन की तनख्वाह लेनी है। यानी अगर आप पढ़ाते रहेंगे 60 साल की एज तक, तो फिर वो आपको 365 डेज जो हैं जो बनते हैं उसकी आपको यकमुश्त पैसे मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं बताएं तो फिर जो है अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आप आखिरी साल जो है मजे करें, घर में छुट्टी करें। यानी 59 साल की एज के अंदर आप रिटायर होकर घर में आ जाएं, आपने कुछ नहीं करना हो, आखिरी साल नहीं पढ़ाना। ओके, क्लियर। अच्छा जी, विच लीव कांट बी ग्रांटेड टू द वेकेशन डिपार्टमेंट। कौन सी छुट्टियां वेकेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिलती? जी बताइए जरा। वेकेशन डिपार्टमेंट को कौन सी छुट्टियां नहीं मिलती? वेकेशन डिपार्टमेंट होते हैं जिनको गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो गर्मी की छुट्टियां जिनको होती हैं उनको कौन सी छुट्टियां जो नहीं मिलती? 239 का 1981 है। 239 1981 रूल है हमारे। जी कौन सी छुट्टियां नहीं मिलती? जी आप लोग कुछ ठीक भी बता रहे हैं, कुछ गलत भी बता रहे हैं। जी ठीक। मेरी शादी हुई थी 2019 के अंदर। मैं शादी के दूसरे दिन चला गया वहां पे, अपने डिप्टी डीओ अमजद साहब थे, खुशाब वाली या बखर वाली साइड पे थे, बड़ा जीनियस आदमी था। अच्छा उसके पास गया, मैंने कहा कि सर बात ये है कि मेरी शादी हुई है, और शादी मेरी हुई थी 17 अगस्त को। तो स्कूल खुले थे उस वक्त, 11 अगस्त को या 14 अगस्त को स्कूल खुले थे। तो मैंने उन्हें कहा सर मुझे ना, मैंने मरी में जाना है शादी के फौरी बाद, तो आप जो है ना मुझे जो है ना वो 15 दिन की छुट्टी दे दें। जी अमजद इजाज साहब, अमजद नाम था, और अमजद इजाज साहब अच्छा अफसर था, बड़ा पढ़ा लिखा था, खड़ूस था, छुट्टी नहीं देता था। अच्छा मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि सर मुझे ना छुट्टी दे दें। तो इसने उसने फिर उसने कहा कि एक तो आपको इस तरह की छुट्टियां मिल नहीं सकती, 3 महीने गर्मी की छुट्टियों के अंदर जहां घूमना फिरना फिर लो। दूसरा उसने कहा जी कि ये छुट्टी कोई नहीं मिलनी आपको, आप जो है ये जंग में फिर लें। खैर बहरहाल हमने तो कमिटमेंट की हुई थी, हमने छुट्टियां करनी है। तो फिर वो जो है ना वहां पे बैठे एजो ने मुझे जो है ना आंख मारी, जो मेरा एजो था, यार जिशान जितनी छुट्टियां मर्जी हैं तूने करनी है कर ले, इस खड़ूस से छुट्टियां ना ले। तो खैर मैं बाहर निकल के आ गया। उसने बाद में वो मीटिंग उनकी खत्म हुई तो एजो निकल के आया, उसके पास बैठा था, उसने कहा कितनी छुट्टियां चाहिए? मैंने कहा कोई 10 से दे दे। उसने कहा जा मजे कर। तो मैं खैर बहरहाल चला गया और डिप्टी को बताए बगैर। तो यानी कि वो कहते हैं ना कि वो कोई कोई ना बंदा ईमानदार बन के छुट्टियां लेने लग जाए ना, वो छुट्टियां कोई नहीं देते, बेईमानी करके छुट्टियां कर ले, बाद में देखा जाएगा। तो ये रिक्रिएशन लीव जो होती है ना, ये नहीं मिलती। जो लोग वेकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं तो वो उनके लिए गर्मी की छुट्टियां होती हैं, वो घूमे फिरें। अच्छा जी, कंडक्ट रजिस्टर इज यूज फॉर वेर विच फॉर विच पर्पज? देखिए मैं समझता हूँ जो हमारे कॉलेज के अंदर भी बहस होती है इस चीज़ के ऊपर, मैं कहता हूँ कि लॉज जो होते हैं ना ये इस्तेसाल के लिए बनाए जाते हैं। मैं लॉज की बड़ी मुखालफत करता हूँ। लॉज जो है ना वो फेयर नहीं होते वो, यानी कि लॉज बड़े जजमेंटल होते हैं। तो हमें जो है ना लॉज को नहीं फॉलो करना चाहिए। बस ये कि इंसान को एहसास हो कि मेरा जो इन लोगों का हक है वो हक मैं पूरा अदा करूँ जिनका भी। तो आपको जो है ना लॉज के अगेंस्ट भी कभी कभी चलना चाहिए, लॉज को फुली फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ ये कंडक्ट से मतलब क्या है? जी स्टडी लीव पे फुल मिलती है। मेरे दोस्तों ने पीएचडी की छुट्टी ली हुई है, 5 साल की छुट्टी, एक एक साल करके वो ले रहे हैं, और उनको मुकम्मल पे मिल रही है। और इवन कुछ का कन्वेंस अलाउंस भी नहीं कट रहा, कन्वेंस अलाउंस काटते हैं लेकिन भूल जाएं तो वो भी नहीं काटते। कंडक्ट रजिस्टर कोई नहीं बता रहा मुझे इसका आंसर ठीक है। हाँ बस ये भी है, पाकिस्तान में सर्वाइवल के लिए ना प्रेशर ग्रुप रखना चाहिए। खैर बहरहाल मैं कहता हूँ बंदा धरनट होना चाहिए। मैंने आजकल बड़े पंगे लिए हुए हैं कॉलेज में ना, उन्होंने चार्ज इतने संभाल दे दिए मुझे, मैंने एक दो चार्ज से बागी हो गया, मैंने कहा ये काम मुझे से नहीं होता। तो उस वजह से करके ना वो फिर थोड़े से एटीट्यूड